हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाम का समय था और मौसम बहुत खराब था। अर्चना और उसके फ्रेंड ऑफिस से घर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। सभी खुद को बचाने के लिए ऑफिस के बाहर की सीढ़ियों पर खड़े होते हैं कि तभी अर्चना की नजर एक कुल्हड़ की चाय वाली स्टॉल पर जाती है। उससे रहा नहीं जाता और वो अपने सारे फ्रेंड्स को स्टॉल पर चलने के लिए कहती है। तभी उसकी फ्रेंड काव्या बोलती है, छोड़ ना यार, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो हम घर चलेंगे और वहीं चाय पियेंगे। नहीं, मुझे तो अभी कुल्हड़ वाली चाय ही पीनी है। तुझे क्या पता जो स्वाद इसमें है वो घर की चाय में कहाँ। रहने दे, तू तेरी बचपन की दोस्त हूँ, मुझे अच्छे से पता है तू कुल्हड़ वाली चाय की कितनी दीवानी है। जहाँ देख ले वहीं शुरू हो जाती है। मुझे आज तक नहीं समझ आया तुझे इस मिट्टी के बर्तन में मिलता क्या है। मिट्टी की खुशबू, और वैसे भी तूने कभी पी नहीं है तो तुझे कैसे स्वाद पता चलेगा कुल्हड़ का। अरे इसकी हर बात निराली है, इसमें जो भी खाओ उसका स्वाद एकदम बदल ही जाता है। जी गुरुजी, अब ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। बारिश बंद हो गई है, तुम्हारी कुल्हड़ की चाय का चस्का खत्म हुआ तो हम घर चलें। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है तो मत मान, बाद में कभी मान लियो। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अर्चना का कुल्हड़ में चाय पीने का चस्का दिन पर दिन इतना बढ़ जाता है कि वो बहुत सारे कुल्हड़ खरीद कर अपने घर में ले आती है। और उसका जब भी चाय पीने का मन करता तो वो उन्हें कुल्हड़ में डालकर पिया करती। कुछ समय बाद अर्चना के लिए एक अनुराग नाम के लड़के का रिश्ता आता है और परिवार वालों की रजामंदी के साथ दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक रोज अर्चना अपने कमरे में बैठकर अपनी मनपसंद कुल्हड़ वाली चाय पी रही होती है कि तभी उसकी सास कौशल्या कमरे में आती है और उसे देखकर कहती है, बहू, इस घर में बर्तनों की कमी पड़ गई थी क्या, जो इस मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी रही है? नहीं माँ जी, बर्तन तो बहुत है, लेकिन जो मजा इस कुल्हड़ में चाय पीकर आता है वो किसी और बर्तन में कहाँ। सोचा था तू एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन तूने तो गवारों वाली बात कर दी, साबित कर दिया कि तू एक नालायक है। माँ जी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अरे मैं तो हमेशा से ही कुल्हड़ में चाय पीती हूँ, इसका स्वाद बड़ा मजे का है। मैं तो कहती हूँ आप भी पी कर देखो, ये मॉडर्न गपशप सारे भूल जाओगी। रहने दे बहू, आज के समय में कौन मिट्टी और कुल्हड़ के बर्तन इस्तेमाल करता है। लोग एक से एक महंगे बर्तन इस्तेमाल करते हैं। माँ जी, आप नहीं समझोगी। अर्चना को दिन पर दिन कुल्हड़ की चाय का इतना चस्का लग गया कि उसने अब हर चीज को कुल्हड़ में ही डाल डाल कर पीना शुरू कर दिया। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या जूस हो या फिर चाय, उसको कुल्हड़ की इतनी आदत हो गई कि उसे हर चीज में वही खुशबू अच्छी लगती थी और इससे उसका पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया था। ऐसे ही कुछ दिन बाद कौशल्या अपनी बहू के पास आकर कहती है, आज दोपहर में मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं घर पर, तो कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दियो और हाँ, अपनी गवारपंती मत दिखाइयो उनके सामने। जी माँ जी। इतना कहकर अर्चना खाने की तैयारियों में लग जाती है और सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती है और थोड़ी देर बाद सबके लिए कुल्हड़ में चाय लाती है, जिसे देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सारी सहेलियों के जाने के बाद अपनी बहू को जोर से आवाज देकर बुलाती है और बोलती है, तुम क्या मेरी इज्जत खराब करना चाहती हो सबके सामने? तुम्हें कुल्हड़ में सब कुछ खाना पीना पसंद है तो जरूरी तो नहीं ना बाकियों को भी आएगा। घर में और बर्तनों की कमी पड़ गई थी क्या, जो तुम सबके लिए चाय कुल्हड़ में लेकर आई? लेकिन माँ जी देखिए ना, आपको किसी ने कुछ कहा? आपकी इज्जत कहाँ खराब हुई मुझे बताइए। माँ जी वो क्या है ना, आजकल के लोग बस इलेक्ट्रॉनिक चीजों के आदी हो गए हैं। ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए। अरे ऐसी चीजें हमारी बॉडी को हार्म करती है। इससे अच्छा तो आप मटके का ठंडा पानी पीकर देखिए, नेचुरल हवा को फील करके देखिए, तब आपको पता चलेगा नेचर कितना ब्यूटीफुल है। तू मेरे सिर दर्द मत कर और आज के बाद कुल्हड़ का नाम भी मत लियो मेरे सामने। तेरा दिमाग खराब हो गया है और तूने बाकी घर वालों का भी कर रखा है। अर्चना के ऊपर अपनी सास की बात का
कोई असर नहीं होता। उसे हर चीज में मिट्टी की खुशबू ही अच्छी लगती है, जिसके चलते वो किचन के सारे बर्तन मिट्टी के ही ले आती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन कौशल्या किचन में जाती है और देखती है कि किचन में सारे बर्तन मिट्टी के रखे हैं, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सारे बर्तन तोड़ देती है और साथ ही अपनी बहू को बुलाकर बोलती है, आज के बाद मिट्टी की कोई भी चीज इस घर में नहीं रहेगी। जब से आई है तब से जीना हराम कर रखा है। तेरा बस चले तो हमें भी मिट्टी खिला दे। माँ जी, आपने मेरे सारे मिट्टी के बर्तन क्यों तोड़ दिए? अभी थोड़े दिन पहले ही तो लाई थी। आज के जमाने में कौन मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाता है बहू? एक तेरे शौक के चलते क्या सारे घर के बर्तन मिट्टी के कर दें? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आपने ही मेरे सारे मिट्टी के बर्तन तोड़े हैं तो आप ही लाओगी। मैं तुझे बता नहीं रही, तुझे ताना मार रही हूँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं इसका? ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रोज कौशल्या के पेट में जोरों से दर्द होता है। बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी उसको आराम नहीं होता और वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी उसकी बहू अर्चना उसके कमरे में आकर बोलती है, माँ जी चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। माँ जी इसलिए कहती हूँ कि रोज सुबह मिट्टी के या फिर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिया करो, बहुत फायदेमंद होता है। मिट्टी से तांबे पर आ गई बहू अब तो। नहीं माँ जी, मैं तो एक नेचुरल रेमेडी बता रही हूँ। सच में यकीन कीजिए, तांबे या फिर मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से हमारे पेट को बहुत फायदे होते हैं। आप एक बार पीकर तो देखिए, अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा कभी कहूँगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर फायदा नहीं हुआ तो तू अपनी कुल्हड़ में चाय पीने की आदत को छोड़ देगी। ठीक है माँ जी, लेकिन अगर आपको फायदा हो गया ना तो आप मुझे कुल्हड़ के चाय पीने से नहीं रोकेंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अर्चना का नुस्खा काम कर जाता है, जिससे कौशल्या ठीक हो जाती है। और कुछ समय बाद उसकी सहेलियां फिर से उसके घर आती है और वही चाय मांगती है जो वो पिछली बार पी कर गई थी। ये सुनकर कौशल्या को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सबके सामने वो चुप रहती है और अपनी बहू को बुलाकर बोलती है, बहू सभी के लिए कुल्हड़ वाली चाय ही ले आओ। माँ जी आपके लिए भी ले आऊँ क्या? सबके सामने वो मना नहीं कर पाती और सभी के साथ वो भी कुल्हड़ वाली चाय पीती है। सभी लोग उसके घर की चाय की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे कौशल्या को बहुत खुशी होती है। और सबके जाने के बाद वो अपनी बहू अर्चना को बुलाकर बोलती है, सच में तुम्हारी चाय में एक अलग ही स्वाद था, जिसकी सबने बहुत तारीफ करी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे बर्तन मिट्टी के उठा लाओ। माँ जी आप खुद ही सोचिए, जैसे बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं वैसे बर्तन ही सब इस्तेमाल करते हैं। फिर भी आपकी सहेलियों ने आपके घर की तारीफ की, क्यों? क्योंकि उन्हें आपके घर में कुछ अलग दिखा। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। माँ जी मिट्टी की बनी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बर्तन हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा तक नहीं लगा सकती कि वो मिट्टी से बनी है, लेकिन वो दिखने में बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश होती है और साथ ही उसमें मिट्टी के गुण भी भरपूर होते हैं। कौशल्या को अपनी बहू की बात समझ आ जाती है और फिर वो दोनों मिलकर किचन का सारा सामान मिट्टी से बना हुआ ही लेकर आती है, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और बाकियों के घर से कुछ हटकर भी होता है। रिहाना अपने पति अबीर के साथ समुद्र के किनारे घूमने जाती है, जहां रिहाना अबीर के साथ शाम के समय हाथ में हाथ डाले समुद्र के किनारे बैठी थी। तभी अबीर रिहाना से कहता है, रिहाना मैं बहुत खुश हूँ कि उस दिन हम दोनों ने सही फैसला लिया, नहीं तो आज हम साथ नहीं होते। हाँ अबीर, सही कहा। सब लोगों के इतना कहने के बावजूद भी हमने अपने दिल की बात सुनी और अपने रिश्ते को चुना। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। रात के समय अबीर रियाना की गोद में सर रखकर सो रहा होता है। तभी रियाना उसके बालों को संवारते हुए बीते पलों को याद करने लगती है, जब वो पहली बार अबीर से अपने दोस्त की शादी में मिली थी। रियाना अपने परिवार के साथ अपनी दोस्त अर्चना की शादी में जाती है, जहां सभी लोग कार से उतरते हैं
रियाना के पिता कार को लॉक करके आगे चले जाते हैं। जैसे ही रियाना अपने परिवार के पीछे जाने लगती है तो वो देखती है कि उसका दुपट्टा कार के दरवाजे में फंस गया है। तो वो अपना दुपट्टा जैसे ही खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकलता। तभी उसके पास अबीर आता है और कहता है, हेलो मिस, रुकिए, ये क्या कर रही हैं? आपका दुपट्टा खराब हो जाएगा। रुको, मैं हेल्प करता हूँ। अबीर रियाना के थोड़े करीब आता है और उसके बालों में लगा हुआ हेयर पिन निकालता है, जिसकी मदद से वो कार का दरवाजा खोल देता है और रियाना का दुपट्टा निकालकर उसे देता है और कहता है, अब आप आराम से पार्टी एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज सभी लोग आपको दुल्हन समझ लें। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बुरा ना माने तो हम दोस्त बन सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। वाओ, थैंक्स मिस। रियाना शिखावत। अबीर गोइंका, ये नंबर है, जब फ्री हो कॉल कर लेना। इस तरह अबीर और रियाना की दोस्ती हो जाती है और दोनों को पहले ही नजर वाला प्यार हो जाता है। दोनों की बातें और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और एक दिन रियाना और अबीर एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं, जिसके बाद दोनों अपने इस रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताते हैं और दोनों के परिवार वाले आपसी रजामंदी से रिश्ते को पक्का कर देते हैं। और कुछ समय बाद रियाना और अबीर शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद रियाना भी अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाती है और साथ ही साथ नौकरी भी करती है। वहीं अबीर भी एमएनसी कंपनी में जॉब करता है। दोनों अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहने लगते हैं कि एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। ऐसे ही एक दिन रियाना अबीर को कॉल करके कहती है, सुनिए, आज आप जल्दी घर आ जाना, हम बाहर कैंडल लाइट डिनर के लिए चलेंगे। शाम हो जाती है पर अबीर अब तक घर नहीं आया था। रियाना को इंतजार करते करते रात के 12 बज जाते हैं। तभी अबीर नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ घर आता है और कहता है, सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, आज थोड़ी ज्यादा होगी, सॉरी डार्लिंग। अबीर, ये क्या मजाक है? तुम नहीं जाना चाहते थे तो मना कर देते। ये क्या हाल बनाकर आए हो तुम अपना? अरे यार, तुम हमेशा इतने सवाल क्यों करती हो? जाना है तो चलो, नहीं तो यहीं मरो। जुबान संभाल कर बात करो अबीर। बीवी हूँ तुम्हारी मैं, नौकरानी नहीं। इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए टाइम निकालती हूँ और तुम बाहर से ही फुल टाइट होकर आते हो। अरे रे, इतनी मेहरबानी बीवी साहिबा। अपने काम में इतना मगन होती हो कि पता भी नहीं होता पति भूखा है या पेट भरा है। महीना महीना तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करती और एक दिन टाइम देकर अच्छाई की मूर्त बन रही हो। हाँ, तुम तो जैसे सारा दिन ही मेरे आगे पीछे घूमते हो, मेरी सेवा करते हो, है ना? हद है यार, एक तो टाइम दो, ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। अरे जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा टाइम, अकेले ही खुश हूँ। रियाना वहाँ से चली जाती है और अबीर जैसे ही उसके पीछे जाने लगता है तो वो नशे की हालत में वहीं गिर जाता है और सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 11 बज रहे होते हैं। वो उठकर सोफे पर बैठता है। यहाँ उसे टेबल पर एक खत मिलता है जो कि रियाना ने लिखा था। जब संभलती नहीं है तो पीते क्यों हो? जा रही हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए। अकेले खुश रहना तुम, अब खुद बनाओ और खुद खाओ। मैं चली अपने मायके। ये सब पढ़कर अबीर का गुस्सा और बढ़ जाता है। जैसे तैसे वो तैयार होकर अपने ऑफिस जाता है तो वहीं रियाना भी अपने मायके पहुंच जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। वहीं शाम को अबीर अपने दोस्त को घर बुलाकर पार्टी करता है और तस्वीरें लेकर रियाना को भेजता है। इसी के साथ एक मैसेज भी लिखकर उसे सेंड करता है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, जा रह ले अपने मायके में। अब तू मेरी पार्टी के वीडियो देखेगी। अच्छा हुआ जो तुम खुद चली गई, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर खुद निकाल देता इस घर से। मेरी जिंदगी को जहर बनाने वाली औरत। मैसेज पढ़ते ही रियाना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी माँ को इस बारे में बता देती है, जिस पर उसकी माँ कहती है, अरे मैं तो पहले ही कहती थी वो लड़का तेरे लायक नहीं है, पर नहीं, तुझे तो लव मैरिज का भूत सवार था। अब हो जा खुश, अभी भी वक्त है, तलाक दे दे उसे और अलग हो जा। इसे तेरी कोई फिक्र नहीं है। अपनी माँ की कही हुई बातें सुनकर
रियाना कोर्ट में अबीर से डाइवोर्स के लिए केस फाइल करवा देती है और डाइवोर्स पेपर अबीर के घर भेज देती है। जैसे ही अबीर को पेपर मिलते हैं, वो रियाना को कॉल करता है और रियाना कहती है, हेलो मेरे पतिदेव, तोहफा मिल गया आपको मेरा। उम्मीद है काफी पसंद आया होगा। ये क्या मजाक है रियाना, डिवोर्स के लिए? जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो। और हाँ, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि तुम्हें बता रही हूँ कि मैं फैसला ले चुकी हूँ। कल कोर्ट में मिलते हैं। अगले दिन दोनों कोर्ट में जाते हैं, जहाँ जज साहब उन्हें कहते हैं, देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, आप दोनों के पास अब भी मौका है अपने रिश्ते को बचाने का। वही तो मैं कह रहा हूँ माय लॉर्ड कि हम इस झगड़े को बात करके सुलझा सकते हैं। अच्छा, आज तुम्हें बात करना याद आ रहा है? तब कहाँ थे जब मैं सारी रात जाकर तुम्हारा वेट करती थी? कितने दिन भूखी रहती थी क्योंकि तुम कभी टाइम पर घर नहीं आते थे और ना ही साथ बैठकर खाना खाते थे। अपने काम में इतना मगन थे कि मुझे भूल ही गए। जरा खुद से पूछ कर देखो, क्या जो तुम कह रही हो वो सब सच है? क्या बस मैं ही तुम्हें भूला था? तुम मुझे अपना कितना टाइम देती थी ये बताओ। जब तुम्हारा दिल किया तुम पास आ गई, जब दिल किया तब दूर चली गई। अरे यार, सच तो ये है कि हम दोनों ही अपने काम में इतना बिजी थे कि हम भूल गए थे कि काम के अलावा भी हमारी जिंदगी है जिसे हमें मिलकर जीना है। अबीर की ये बात सुनकर रियाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो झट से उसके गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कोर्ट से बाहर जाते हैं और डाइवोर्स नहीं लेते। ये सब सोचकर रियाना की आंखों में एक बार फिर आंसू आते हैं और अब वो अबीर के माथे को चूमकर मन ही मन में कहती है, आई लव यू अबीर। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगी। किसी ने सच कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन वो डिवोर्स वाली बात ना होती तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।